नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे सीएम नायब सैनी ने डॉक्टरों को क्यों देनी पड़ी नसीहत। वहीं हरियाणा में सब इंस्पेक्टर के बेटे का चालान काटने पर क्यों मचा बवाल, एसएचओ को दी खुली धमकी। वहीं आज हम बात करेंगे हरियाणा में दुल्हन ने बारात लौटाई बेरंग, बोली दूल्हे ने शराब पी रखी है, बाद में बॉयफ्रेंड संग हुई फरार। वहीं छात्रा द्वारा क्लासरूम में तेजाब पीने से फैली सनसनी। किसान आंदोलन हुआ तेज, दिल्ली जाने से पहले भगवत मान से क्यों भिड़े किसान। वहीं बात करेंगे हरियाणा में पुलिस वालों पर गिरी गाज। वहीं आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा में नायब सैनी हुए और पावरफुल, खट्टर की टीम को क्यों की टाटा बाय बाय। अब हरियाणा में चुनाव के दौरान कांग्रेस की मदद करने वाले अधिकारियों पर गिरेगी गाज। हरियाणा में एचकेआरएन की बदलेगी पॉलिसी, नौकरी पाने के लिए अब करना पड़ेगा ये काम। वहीं आज हम आपको बताएंगे हरियाणा में कुकर्म के दोषियों को अलग अलग जिलों में सुनाई 20 साल की जेल। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना, बताएंगे इसकी बड़ी वजह। हरियाणा में एक महिला ने मौत को मात देकर कैसे जीते 12.5 लाख रुपए। वहीं हम बात करेंगे हरियाणा में शर्मसार करने वाली घटना की, बेटी संग आपत्तिजनक हालत में पकड़ा पिता, बताएंगे कैसे हुआ खुलासा। वहीं आज हम आपको बताएंगे नई सांसद प्रियंका गांधी के किस्से, जो 19 साल की उम्र में पिता के टुकड़े समेटकर लाई थी, लेकिन संसद में पहुंचने में क्यों लगे 35 साल। वहीं आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिला ने दी जान से मारने की धमकी, बताएंगे क्या है पूरा मामला। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए अब हम बात करते हैं सीएम की डॉक्टरों को नसीहत देने की। जी हां, हरियाणा सीएम नायब सैनी ने घोषणा की है कि अब इमरजेंसी ड्यूटी वाले डॉक्टरों को सरकारी गाड़ी दी जाएगी, जो डॉक्टर को घर से अस्पताल लाएगी और फिर वापस भी छोड़ेगी। सीएम सैनी ने महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के अंदर एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही है, जहां उन्होंने कॉलेज में सावित्री जिंदल खेल परिसर और सीताराम जिंदल गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया। पिछले 3 दिन में यह उनका दूसरा हिसार दौरा था। सीएम ने कहा कि इमरजेंसी के वक्त डॉक्टर को अपनी गाड़ी से अस्पताल आना जाना पड़ता था, जिसकी वजह से परिवार चिंतित रहता था। इस वजह से यह फैसला लिया गया। हालांकि सीएम डॉक्टरों को भी नसीहत देने से नहीं चुके। उन्होंने कहा कि मरीज की आधी बीमारी तो डॉक्टर के अच्छे से बात करने मात्र से ही ठीक हो जाती है, इसलिए डॉक्टरों को मरीजों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। आइए बात करते हैं हरियाणा के सबसे बड़े मामले की, जहां पर सब इंस्पेक्टर और एसएचओ एक दूसरे के साथ भिड़ गए। जी हां, हरियाणा के कैथल में क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि सीआईडी के सब इंस्पेक्टर के बेटे का चालान काटने पर बवाल हो गया। ट्रैफिक पुलिस के एसएचओ ने सब इंस्पेक्टर के बेटे को रोका था। इसके बाद बेटे ने तुरंत पिता को फोन कर मौके पर बुला लिया, क्योंकि एसआई कैथल जिले में ही तैनात है। मौके पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर ने एसएचओ को धमकी दे डाली कि चालान काट के दिखा, और फिर वहां से चला गया। इस धमकी से एसएचओ डरे नहीं, उन्होंने भी सब इंस्पेक्टर के बेटे का 17,000 रुपए का चालान काट दिया। वहीं सब इंस्पेक्टर के बेटे ने कहा कि उसका नाजायज चालान काटा गया है। ट्रैफिक पुलिस के एसएचओ राजकुमार राणा ने बताया कि गुरुवार को उन्होंने सब इंस्पेक्टर गुरदयाल के बेटे की स्कॉर्पियो गाड़ी पर लगी ब्लैक फिल्म का चालान करना चाहा। इस पर बेटे ने अपने पिता को फोन करके वहीं बुला लिया। गुरदयाल ने कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वह उसके बेटे का चालान करके दिखाए। तभी फोन कर इस पूरी घटना की सूचना एसपी राजेश कालिया को दे दी। जब वह मीडिया से बात कर रहा था, तब भी सब इंस्पेक्टर के उनके पास बार बार फोन आ रहे थे। उन्होंने कहा कि रूल सबके लिए बराबर है, चाहे कोई पुलिस कर्मचारी का बेटा हो या कोई आम नागरिक, सभी को यातायात नियमों का पालन करना जरूरी है। आइए बात करते हैं दुल्हन ने कैसे बेरंग लौटाई बारात। हरियाणा के नारनौल में फेरों से ठीक पहले दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया। दुल्हन ने आरोप लगाया कि दूल्हे ने शराब पी रखी है, वह उसके साथ शादी नहीं करेगी। इस पर हंगामा हो गया, दोनों पक्षों में बहसबाजी हुई। लड़के पक्ष ने आरोपों को नकारा, लेकिन दुल्हन ने फेरे लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में बारात को बेरंग लौटना पड़ा। कार्यक्रम में शामिल लोगों के मुताबिक दुल्हन का बॉयफ्रेंड वहां पहुंचा हुआ था। वह स्टेज पर दुल्हन के साथ था। बॉयफ्रेंड के कहने पर फेरे लेने से मना किया। इसके बाद से दुल्हन और बॉयफ्रेंड गायब हैं। फिलहाल इस बारे में पुलिस के पास कोई सूचना नहीं पहुंची है। दुल्हन ने दिल्ली से ग्रेजुएशन की है, वहीं जिस लड़के से उसकी शादी हो रही थी वह कारोबारी है। हरियाणा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक सरकारी स्कूल की छात्रा ने तेजाब निगल लिया। जी हां, हरियाणा में पानीपत के सरकारी स्कूल के
क्लासरूम में 11वीं की छात्रा ने तेजाब निगल लिया, जिससे उसके मुंह में झाग निकलने लगे और उल्टियां भी होने लगी। यह देख स्कूल के टीचरों और स्टूडेंट्स में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में छात्रा को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों ने भी छात्रा के जहर निकलने की पुष्टि की। छात्रा की गंभीर हालत को देखते हुए उसे आईसीयू में एडमिट कराया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक मॉर्निंग शिफ्ट की छुट्टी करनी पड़ी। मामला तहसील कैंप स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है। स्कूल में कमरा बंद मिला था। संभावना है कि इस क्लासरूम में छात्रा ने जहर निगला है। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक छात्रा ने पहले भी सुसाइड की कोशिश की थी। उसने अपने बाएं हाथ पर धारदार ब्लेड या चाकू से वार किए थे। अब भी उसके हाथ पर कट के 10 से भी ज्यादा निशान हैं। पुलिस का कहना है कि छात्रा के तेजाब पीने का शक है। यह तेजाब वह घर से लाई थी या बाहर किसी दुकान से खरीदा, इसकी जांच की जा रही है। आइए बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसान आखिरकार दिल्ली जाते जाते पंजाब सरकार से क्यों भिड़ गए? जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खनौरी बॉर्डर पर संपन्न हो गई। किसानों ने 2 दिसंबर को संगरूर में सीएम भगवंत मान के खिलाफ प्रदर्शन करने का फैसला किया है। उनका आरोप है कि उनकी लड़ाई 10 महीने से केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ चल रही थी, लेकिन पंजाब सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने कहा कि वरिष्ठ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को हिरासत में लेने से यह साफ हो गया कि केंद्र सरकार की तरह पंजाब सरकार भी आंदोलन को दबाने में लगी हुई है। किसानों ने कहा कि सीएम भगवंत मान पहले कहते थे कि मैं किसानों का वकील हूं, मैं किसानों की तरफ से बोलता हूं। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के मुद्दों को हल करवाने के लिए चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया था। अब सीएम को बताना चाहिए कि उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर अब तक केंद्र से क्या चर्चा की है। वह किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलने पहुंचे किसानों ने लुधियाना डीएमसी में हंगामा कर दिया। पुलिस उन्हें डल्लेवाल से मिलने से रोक रही थी। वहीं पुलिस कर्मियों का कहना था कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिले हुए उनसे कोई भी नहीं मिल सकता। इसी वजह से लगातार किसानों का जो आंदोलन है वो और ज्यादा तेज होता जा रहा है। आइए बात करते हैं हरियाणा के अलग अलग थाना प्रभारियों को यानी कि एसएचओ को क्यों किया सस्पेंड। जी हां, हरियाणा के रेवाड़ी में ज्वेलर्स लूटकांड में लापरवाही बरतने पर एक साथ 4 पुलिस थानों के एसएचओ सस्पेंड कर दिए गए। इनमें बावल थाना प्रभारी इंस्पेक्टर लाजपत, सिटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह, मॉडल टाउन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मुकेश चंद और रोहड़ाई थाना प्रभारी भगवत प्रसाद शामिल हैं। एसपी गौरव राजपुरोहित ने चारों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं। इसकी जांच डीएसपी हेडक्वार्टर करेंगे। सस्पेंड करने से पहले चारों को इस मामले में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन रोहड़ाई थाना प्रभारी भगवत प्रसाद को छोड़कर तीनों थानों के एसएचओ ने जवाब ही नहीं दिया। आइए बात करते हैं हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने सीएम हाउस से कैसे की खट्टर टीम की छुट्टी। जी हां, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के 1 माह 10 दिन बाद देर रात मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। पूर्व सीएम मनोहर लाल की पूरी प्रशासनिक टीम को सीएमओ से हटा दिया गया है। आइए बात करते हैं हरियाणा में अधिकारियों को क्यों सताने लगा है डर। जी हां, चुनाव में कांग्रेस के मददगार अधिकारियों पर कभी भी गिर सकती है गाज। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी भाजपा अब भी हारी सीटों का मंथन करने में लगी हुई है। अभी तक हुए मंथन में पार्टी के बागियों के अलावा बीजेपी उम्मीदवारों को हराने में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका होने की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद पार्टी के हारे हुए कैंडिडेट्स के बाद अब विधायकों से इनपुट ले रहे हैं। अब तक जो इनपुट मिले हैं उसके हिसाब से चुनाव में उन अधिकारियों और कर्मचारियों ने भीतरघात किया है जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में लगे थे। इनकी लिस्ट भी पार्टी के विधायकों ने सीएम सैनी को सौंप दी है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इन अधिकारियों में एचएएस और एचपीएस लेवल के अधिकारियों के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी शामिल है। जल्द ही सरकार इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करेगी। आइए बात करते हैं हरियाणा में युवा बच्चे अब कैसे ले पाएंगे रोजगार और क्या होगी एचकेआरएन की पॉलिसी। जी हां, हरियाणा सरकार कौशल रोजगार निगम की नीति में बदलाव करेगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को अब सामाजिक आर्थिक मानदंडों के लिए अंक नहीं मिलेंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ये अंक देने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अनुभव के आधार पर दिए जाने वाले अंकों पर भी रोक लगा दी है। इसलिए सरकार अब कौशल रोजगार निगम की नीति में बदलाव की तैयारी में जुट गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस दीपक मनचंदा की बेंच ने 21 नवंबर को खालिद हुसैन बनाम हरियाणा राज्य व अन्य के मामले में अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से सार्थक गुप्ता और हरियाणा सरकार
सरकार की ओर से सीनियर डीएजी श्रुति जैन गोयल ने बहस की। हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में लिखा है, प्रतिवादियों की ओर से पेश वकील ने लिखित बयान दाखिल कर समय मांगा और उन्हें समय दे दिया गया। सुनवाई 30 जनवरी 2025 तक स्थगित कर दी गई। आइए बात करते हैं हरियाणा में अलग अलग जिलों में कुकर्म के दोषियों को बहुत बड़ी सजा देने की। जी हाँ, जींद की बात हो या कुरुक्षेत्र की बात हो, दोनों ही जगह पर कुकर्म करने वाले दोषियों को अलग अलग जिलों में 20 साल की सजा सुनाई गई है। पुलिस की तरफ से तमाम सबूतों के आधार पर कोर्ट में साक्ष्य पेश किए गए थे, जिसके बाद अब कोर्ट ने कुकर्म के आरोपियों को सबक सिखाते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। आइए बात करते हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। प्रदेश की कानून व्यवस्था, किसान और पहलवान की दुर्दशा को लेकर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था को मजबूत करना होता है। हुड्डा ने प्रदेश की सरकार को विफल सरकार बताया है। हुड्डा कांग्रेस पार्टी के नगर निगम में डिप्टी मेयर राजू के घर पहुंचे थे। हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में अपराध तेज गति के साथ बढ़ रहा है। प्रदेश में मौजूदा सरकार एक विफल सरकार है। सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए ताकि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। आज हरियाणा में कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी सरकार का सुरक्षा को लेकर पहला कर्तव्य होता है। आइए बात करते हैं कैसे एक महिला ने मौत को पछाड़ते हुए जीते 12.5 लाख रुपए। जी हाँ, कई सालों से कैंसर को हराने के लिए लड़ रही फतेहाबाद जिले की महिला ने प्रसिद्ध टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में 12.5 लाख रुपए जीते हैं। वह 25 वर्ष से केबीसी में आने का सपना संजोए हुए थी। महिला अभी भी अपने पति के साथ मुंबई में है। उन्होंने महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर अपनी बीमारी का जिक्र किया। उधर परिवार का कहना है कि रुपए जीतने से ज़्यादा उनका केबीसी शो में जाकर अपने सपने को पूरा करना उनके लिए खुशी की बात है। टोहाना निवासी शिव कुमार सिंगला की धर्मपत्नी सरिता सिंगला ने 12 नवंबर को हुए कौन बनेगा करोड़पति के शो में 12वें राउंड तक पहुंचकर 12.5 लाख रुपए की राशि जीती। 13वां राउंड 25 लाख रुपए के लिए था, लेकिन यहां पहुंचकर उन्होंने क्विट कर दिया। इससे आगे 50 लाख और फिर 1 करोड़ के ही पर्सन बाकी बचे हुए थे। आइए बात करते हैं हरियाणा को शर्मसार करने वाली घटना की। जी हाँ, हरियाणा के नूह जिले के क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। पुलिस में शिकायत पहुंची है कि एक व्यक्ति यानी कि पति को उसकी पत्नी ने अपनी ही 6 वर्षीय बेटी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस ने पिता के खिलाफ मां की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। थाना रोज कामेव में दी शिकायत में एक महिला ने बताया कि वह 22 नवंबर को पारिवारिक सदस्यों के साथ बुलंदशहर में एक रिश्तेदारी में गई हुई थी। घर पर उनका पति, बेटा व बेटी और भतीजे ही थे। देर शाम वे लौटे तो बेटा और भतीजा अलग अलग कमरे में टीवी देख रहे थे। इसी दौरान उसकी 6 वर्षीय बेटी की एक कमरे से रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब कमरे के अंदर पहुंची तो देखा कि उसका पति अपनी ही बेटी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में लगा हुआ था। बेटी ने रोते हुए बताया कि काफ़ी दिनों से उनका पिता उसके साथ इस तरह की गलत हरकत कर रहा था। बच्ची की मां के अनुसार आरोपी के परिजन उन पर जबरन फैसले का दबाव बना रहे हैं, लेकिन वह कार्रवाई चाहती है। इसके बाद बच्ची की मां ने अब मामले की शिकायत रोज कामेव थाने में दी है। पुलिस ने आरोपी पति के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। आइए बात करते हैं नई सांसद प्रियंका गांधी के किस्से की। 28 नवंबर को 52 साल की उम्र में प्रियंका गांधी ने लोकसभा में सांसद पद की शपथ ली। इसी के साथ वर्तमान संसद की कार्यवाही में गांधी नेहरू परिवार की 3 सदस्य शामिल होंगे। 4,10,000 वोटों के अंतर से केरल की वायनाड सीट जीतकर प्रियंका संसद पहुंची है। जीत के अंतर में उन्होंने अपने भाई राहुल को भी पीछे छोड़ दिया। 2024 में राहुल गांधी ने इस सीट पर करीब 3,65,000 वोट के अंतर से जीत दर्ज की थी। नतीजों के बाद अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ वो पत्रकारों से मिली। एक पत्रकार ने पूछा, इस जीत का क्रेडिट सबसे ज्यादा किसे देंगी? प्रियंका थोड़ा ठिठकी, चेहरे के भाव हल्के से बदले और कहा, राहुल जी को। 12 साल की उम्र में दादी, 19 साल में पिता की हत्या, 17 साल की उम्र से कांग्रेस के लिए प्रचार किया, लेकिन 52 साल तक चुनाव नहीं लड़ा। प्रियंका गांधी वाड्रा की पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी के आइए कुछ किस्से आपको बताते हैं। 19 साल की प्रियंका गांधी पिता के टुकड़े समेटकर लाई थी। 21 मई 1991 को रात 11:45 पर माखनलाल फोतेदार और सतीश शर्मा 10 जनपद पहुंचे थे। ये सोनिया राजीव का सरकारी आवास था।
उस वक्त राहुल गांधी अमेरिका में थे। परिवार में सबसे पहले प्रियंका को ही पता चला था कि उनके पिता राजीव गांधी नहीं रहे, सोनिया बेसुध थी। उस मौके पर प्रियंका फैसले ले रही थी। राष्ट्रपति वेंकटरमन का फोन आया तो प्रियंका ने ही बात की थी। प्रियंका मां को लेकर मद्रास पहुंची, वहां से पिता का शव लेकर दिल्ली लौटी। धमाके की वजह से शव के टुकड़े हो गए थे। प्रियंका ने अंत्येष्टि की व्यवस्था संभाली। तब तक राहुल गांधी अमेरिका से आ गए थे और उन्होंने ही पिता को मुखाग्नि दी। कुछ दिनों बाद तय नहीं हो पा रहा था कि राहुल गांधी दोबारा से हार्वर्ड पढ़ने जाएंगे या नहीं। प्रियंका ने कहा, भाई तुम जाओ, मैं मां को संभाल लूंगी। वहीं सोनिया का पहला भाषण भी प्रियंका गांधी ने ही तैयार किया था। 20 अगस्त 1995 को राजीव के जन्मदिन पर सोनिया ने प्रियंका की मदद से हिंदी में तैयार भाषण पढ़ा था। 4 साल हो गए लेकिन सरकारें अभी तक केस शुरू नहीं कर पाई है। ये बात भी उस भाषण का मुख्य हिस्सा थी। 17 साल की उम्र में प्रियंका पार्टी के लिए प्रचार कर रही थी। आइए बात करते हैं नरेंद्र मोदी को किस महिला ने दी जान से मारने की धमकी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुवार को जान से मारने की धमकी दी गई। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में धमकी भरा फोन आया था। मामले में पुलिस ने एक 34 साल की महिला को हिरासत में लिया है। पूछताछ में पता चला कि महिला मानसिक रूप से अस्थिर है। उसने शरारत में फोन किया था। महिला का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। मामले की जांच जारी है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहना।